टॉपिक है पॉलिटी का, अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक का नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहाँ से निश्चित तौर पे 1 या 2 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, तो आप लोग इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी में 10 क्वेश्चन तक पॉलिटी के पूछे जाते हैं प्री में, और मेंस में ये अल्टरनेट वर्षों पे चाहे मौलिक अधिकार पूछे, मौलिक कर्तव्य पूछे या राज्य के नीति निर्देशक तत्व पूछे, लेकिन पूछेगा जरूर। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके प्री के लिए भी महत्वपूर्ण है, मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है, और करेंट अफेयर्स के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से करंट के भी बहुत सारे टॉपिक बनते हैं। तो यह टॉपिक आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, नाम से क्लियर है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कहने का अर्थ है कि केंद्र क्या करता है, राज्यों को एक निर्देश देता है, नीतिगत आधारित एक निर्देश देता है, जो एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना करता है कि आपका राज्य किस प्रकार से कल्याणकारी हो और लोगों का ज्यादा से ज्यादा हित हो। लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का हित हो, और इसमें वो सारे मुद्दे आते हैं, आप कह लीजिए इसका अवगुण या गुण कह लीजिए, यह न्यायालय में वाद योग नहीं है। इसमें वो सारे मुद्दे हैं, उन सारे अनुच्छेद आर्टिकल्स को इसमें रखा गया है जो न्यायालय में वाद योग नहीं है, यानी आप उसको लेकर के न्यायालय में अगर जाते हैं तो आपको निर्णय वो न्यायालय के अनुसार या सरकार के अनुसार मिल सकता है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, जिस प्रकार से मौलिक अधिकार दिलाना सुप्रीम कोर्ट का क्या है कि प्रमुख काम है कि आपको मौलिक अधिकार को हनन करता है तो आपको वह अधिकार दिला देगा। लेकिन अगर डीपीएसपी के कोई अनुच्छेद का हनन हो रहा है तो यह सुप्रीम कोर्ट आपको नहीं दिला सकती। जिस प्रकार से अनुच्छेद 39 समान काम समान वेतन, शिक्षक लोग वर्षों तक इस जो अनुच्छेद के तहत सेम वर्क सेम पे का डिमांड करते रहे, और लास्ट में फाइनली क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, हाई कोर्ट तो डिसीजन दे दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाकर के डिसीजन टीचर के खिलाफ में मिला, इनके समर्थन में नहीं मिला। जैसे मान के चले शराबबंदी है, ठीक है, तो शराबबंदी अनुच्छेद 46 के तहत या 47 के तहत सॉरी एक कल्याणकारी कार्य के लिए राज्य संकल्पना करता है। केंद्र बोलता है कि ऐसा एक राज्य का निर्माण कीजिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का हित हो। लेकिन अगर अब यूपी वाला व्यक्ति को वहां शराब फ्री है और बिहार वाले व्यक्ति को शराब बंद है, और बिहार वाला व्यक्ति जाके सुप्रीम कोर्ट में केस कर दे कि बगल के राज्य में शराब फ्री है और हमारे राज्य में क्यों बंद है, आप चालू करवाइए। ठीक है, या लोक कल्याण कोई राज्य अपने फंड से या राज्य सरकार की तरफ से जल जीवन हरियाली मिशन चलाएगा या बालिका प्रोत्साहन राशि दिया गया, अब लड़का लोग जाके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में केस कर देगा कि लड़की को ही क्यों, हमको क्यों नहीं। तो ये सब मामला जो है अगर जाता है तो ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से होगा, या राज्य सरकार उसमें महाधिवक्ता जाएंगे और वो राज्य का पक्ष रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट का जो इच्छा होगा वो निर्णय देगी, आप फिर आगे कुछ नहीं कर सकते। तो ये बात है यहाँ पर। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य की संकल्पना रखता है और केंद्र के द्वारा दिया जाने वाला निर्देश है जो एक राज्य को लोक कल्याणकारी बनाता है। और संविधान के भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में कहां से कहां तक, 36 से 51 तक, 36 से 51 तक आपका क्या है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। अब कहिएगा 36 क्या है, 37 क्या है, 38 क्या है, 39 क्या है, 40 क्या है, 41 क्या है, सारे प्रश्न पूछे जाते हैं? तो नहीं, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को ही पूछा जाएगा, जैसे समान काम समान वेतन। ठीक है, जैसे आपका जो है शराबबंदी हो गया, चर्चा में रहता है, या आपका जल जीवन हरियाली का जो है आपका पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम, तो वो सब प्रश्न आपके बराबर अनुच्छेद पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही ढंग से इसको बनाया गया है, आप लोग अगर अच्छे से बस सुनिएगा उसी में समझ जाइएगा है क्या, और लिख तो लीजिएगा। अगर हमको मेंस में लिखना होगा तो इसी को हमने मेंस फॉर्मेट में लिख दिया है कि आपका प्री और मेंस दोनों हो जाए।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। लोक कल्याणकारी, ज्यादा से ज्यादा जनता का हित सुनिश्चित हो, तथा संविधान के उद्देशिका में वर्णित सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। और कई बार पूछेगा कि जो उद्देशिका में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय शब्द है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय रूस के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस के। उसी फ्रांस की क्रांति का ही नारा था समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा यानी बंधुत्व। आप लोग पढ़े होंगे 9th में फ्रांस की क्रांति, पढ़े हैं कि नहीं? भूल गए? पढ़े होंगे, भूल गए होंगे। लोगों की पहुंच को सुनिश्चित करना है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसे पथ प्रदर्शक की संज्ञा दी है कुछ नहीं, लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट को भी एक निर्देश दे देता है, एक मार्गदर्शन कर देता है कि किस प्रकार से निर्णय दिया जाए, जो भविष्य के सरकार को लोक कल्याणकारी कार्य करने हेतु क्या करती है? प्रेरित करती है और करती रहेगी। ठीक है। भारतीय संविधान में डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया। फिर 51 क में है मौलिक कर्तव्य, याद रखिएगा। 51 क में क्या आ जाएगा? मौलिक कर्तव्य। और 36 से 51 तक क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इतिहास, इसके पीछे जो इतिहास है, BN राव, बेनेगल नरसिंह राव पूरा नाम था, और ये संवैधानिक, जब संविधान बन रहा था तो इसके सलाहकार थे, क्योंकि इन्होंने बर्मा का जो जब संविधान बन रहा था उसमें ये भी पार्टिसिपेट किए थे, तो इनको सलाहकार के रूप में रखा गया था। तो सलाह पर ऐसे अधिकार जिन्हें संविधान निर्माण के समय देना जो है मुश्किल था। देखिए, जब देश आजाद हुआ था उस समय देश के पास संसाधन नहीं था, रिसोर्स का अभाव था। ये वास्तव में आपके मौलिक अधिकार होने चाहिए। जो भी आपके नीति निर्देशक तत्व के जो अधिकार हैं वो वास्तव में मौलिक अधिकार होने चाहिए थे, लेकिन देश के पास जब देश आजाद हुआ था उस समय उतने संसाधन नहीं था, तो उसको दे पाना जनता को मुश्किल था। जैसे पंचायती राज व्यवस्था अनुच्छेद 40 है, वो भी आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व का पाठ है। उसको जाकर के 1993 में जाकर के लागू किया गया, जबकि संविधान में पंचायती राज व्यवस्था का चर्चा संविधान निर्माण के समय ही अनुच्छेद 40 में कर दिया गया और उसको डीपीएसपी का पाठ बना दिया गया। कहने का अर्थ है कि सरकार के पास, या उस समय जो भारत की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। अब कहिएगा बालिका प्रोत्साहन योजना, उस समय साइकिल योजना क्यों नहीं दिया जाता था? अभी की सरकार तो लैपटॉप गिफ्ट करती है बच्चों को। उस समय की सरकार, हम लोग जब पढ़ते थे कभी छात्रवृत्ति या कुछ भी नहीं मिला, तो अब हम कहें कि हम लोग के समय क्यों नहीं मिलता था, अब क्यों मिलता है? तो धीरे धीरे क्या हुआ कि फंड आया, इनकम बढ़ा, सरकार का संसाधन बढ़ा, तो सरकार ने देना शुरू किया। पहले जल जीवन हरियाली का उतना बड़े स्तर पे कार्यक्रम नहीं होता था। पहले बिहार में शराबबंदी नहीं था, नहीं, फ्री स्टेट था ना, शराब चल ही रहा था। तो कहने का अर्थ है कि ये समय के अनुसार बदला जा सकता है और इसको मौलिक अधिकार के रूप में भी शामिल किया जा सकता है, या संविधान के अन्य पार्ट में भी, भाग में भी दिया जा सकता है। तो देखिए, संविधान निर्माण के समय देना मुश्किल था, तो वैसे अधिकार को नीति निर्देशक तत्व में रख दिया गया ताकि सरकार जब सक्षम हो जाए तब धीरे धीरे इन उपबंधों को क्या करे कि मौलिक अधिकार में डाल दे या आगे विधि का अधिकार में डाल दे। ठीक है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण तो नहीं किया गया। वास्तव में संविधान में ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं है जैसा कि हमने यहां पर करके आपको दिखाया है। ठीक है। लेकिन हम लोग संविधान के प्रस्ताव, ये डीपीएसपी को समझने के लिए कई भाग में बांट करके इसको पढ़ सकते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण तो नहीं किया गया है, किंतु इसके व्यापक रूप को देखते हुए इसे निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला है आपका गांधीवादी तत्व। डीपीएसपी बहुत ज्यादा गांधीवादी तत्व से प्रेरित है। शराबबंदी गांधी जी कहते थे। ठीक है। राम राज्य की संकल्पना रखते थे गांधी जी। लघु कुटीर उद्योग, लघु उद्योग स्थापना की बात करते थे, स्थानीय स्वशासन की बात करते थे, तो इसलिए गांधीवादी तत्व इसमें दिखता है। दूसरा समाजवादी तत्व, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात दिखता है, जैसे समान काम समान वेतन, समान नागरिक संहिता,
आगे अभी चर्चा करेंगे। और उदारवादी तत्व जो कि भाईचारे को बढ़ाएगा, आपसी मेलजोल को बढ़ाएगा, वो सारे तत्व आपको इसमें अनुच्छेद में दिखाई देगा। ठीक है, अब देखते हैं कि वह कौन कौन सा अनुच्छेद है जो गांधीवादी तत्वों को प्रेरित करता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए ग्राम पंचायतों का संगठन, ये अति महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा गया है कि स्थानीय स्वशासन की चर्चा डीपीएसपी के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 40, याद रहेगा। 40 में स्थानीय स्वशासन या ग्राम पंचायत, पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। उसके बाद देखिए, ये भी गांधी जी कहते थे कि बड़े उद्योग नहीं होने चाहिए, वो तो जवाहरलाल नेहरू का देन है कि बड़े बड़े उद्योग खोले गए। गांधी जी कहते थे छोटा छोटा उद्योग होना चाहिए और सबको समान सैलरी मिलना चाहिए, चाहे वह नाई हो, चाहे धोबी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे टीचर हो, चाहे इंजीनियर हो, सबकी सैलरी सेम होनी चाहिए, सब काम बराबर करते हैं। तो गांधी जी का सपनों का इंडिया था, वो ड्रीम बहुत ज्यादा देख रहे थे भारत को लेकर के, लेकिन वह वास्तविक रूप लेना बहुत मुश्किल काम था। ठीक है, लेकिन आए दिन अगर आप गौर करेंगे तो अभी टीचर भी एक इंजीनियर से ज्यादा कमा रहा है, एक नाई भी डॉक्टर से ज्यादा कमा रहा है, जो उसमें स्पेशलिस्ट है। देखिए अभी नहीं, कहने का अर्थ है कि कोई भी काम अगर आप दिल से करते हैं, अच्छे से करते हैं, तो उसी में आपको सफलता। तो गांधी जी का कहीं ना कहीं जो ड्रीम था, जिस प्रकार का वो उस समय सोच रहे थे, अब सरकार कहती है कि घरेलू उद्योग होना चाहिए, कुटीर उद्योग होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें काम कर सके। क्योंकि बड़े बड़े उद्योग में क्या होता है कि मशीनें ज्यादा होती है, छोटे उद्योग में, घरेलू उद्योग में जो लोगों को वर्किंग जो है आवर या काम आसानी से मिलेगा और उसमें लोग आसानी से जो है अपना काम करके अपना जीविकोपार्जन चला सकते हैं। तो गांधी जी का बात थॉट उस समय जो था वो आज भी कह सकते प्रासंगिक है। ऐसा नहीं है कि गांधी जी ऐसे ही सोचते थे, अब जाकर के लगता है कि गांधी जी का जो विचार था वो गलत नहीं था। हाँ, उस समय लग रहा था कि सपनों का भारत सोच रहे हैं। तो वही है गांधीवादी सिद्धांत, एससी एसटी अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, अनुच्छेद 46। अब देखिए, गांधी जी तभी बोलते थे मादक द्रव्यों और हानिकारक औषधियों का निषेध। मादक द्रव्य मतलब क्या हो गया, शराब। अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47 क्या है, शराबबंदी। कई बार पूछेगा ये, क्योंकि ये तो एकदम पूरा चर्चे में रहता है। जब से शराबबंदी बिहार में लागू हुआ है, पुलिस प्रशासन दूसरा केस को सॉल्व नहीं करती है, पूरा दिन जो है आपका शराबबंदी योजना में आधा एनर्जी, आधा से ज्यादा की 70% एनर्जी उसका लगा रहता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब इससे राज्य विकास हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन एक बात है, सर्वे में ये बात जरूर आया है कि पहले की तुलना में, ठीक है, घरेलू हिंसा घटा है। यानी पहले लोग शराब पी करके घर में जाकर के घरेलू हिंसा करते थे अपने घर में, अब वो घटा है। सर्वे बोलता है, वास्तविकता क्या है पता नहीं। तो यहाँ पे मादक द्रव्यों एवं हानिकारक औषधियों का निषेध गांधी जी के द्वारा ही कहा गया था, और अनुच्छेद 47 के तहत कोई भी राज्य इसको फॉलो करता है। सभी राज्य इसको फॉलो नहीं कर रहा है, यूपी नहीं करता, झारखंड नहीं करता, आपका बिहार थोड़ा सा ज्यादा अभी कर रहा है ये सब। दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध, जो गाय है, भैंस है, इसको आप बलि नहीं दे सकते। लेकिन इनकेस बलि हो भी जाता है तो चूंकि यह आपका डीपीएसपी का पार्ट है, इसलिए कोई बड़ा सजा वहां पे नहीं मिलता है। अनुच्छेद 48 के तहत है आपका कि दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध। तो डायरेक्ट कोई अनुच्छेद के दे सकता है लाइन और पूछेगा किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है। अब समाजवादी सिद्धांत पर आधारित तत्व क्या है, इन सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है, समाजवादी स्वरूप को बनाना और लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना। ठीक है, लोक कल्याण हेतु सामाजिक व्यवस्था का निर्माण, अनुच्छेद 38। यानी जो भी आपको वृद्धा पेंशन हो गया, या आप देखते होंगे लक्ष्मीबाई सुरक्षा पेंशन योजना विधवा महिलाओं के लिए है। तो बहुत सारे सामाजिक व्यवस्था को रखने के लिए बहुत सारे अनुच्छेद हैं जिसके तहत सरकार उस पर फंड देती है। समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, जो गरीब लोग है अगर उसका कोई वकील लड़ने वाला नहीं तो सरकार उसको मुहैया कराती है वकील। केस अगर उस पर है तो सरकार के वकील उसका केस लड़ते हैं। ठीक है,
उसके बाद समान काम हेतु समान वेतन की व्यवस्था अनुच्छेद 39A में किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ कई बार। समान काम समान वेतन, चाहे महिला हो पुरुष हो, सबको सैलरी समान देना है। लेकिन अगर आप देखेंगे निजी संस्थानों में, सरकारी में तो बराबर है, लेकिन अगर आप मजदूरी देखिएगा, गांव में खेती में देखिएगा, या आपका इंडस्ट्री चल रहा है उसमें, या घर बन रहा है, बिल्डिंग बन रहे हैं, तो महिला जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं उसको 300 देगा, 350 देगा, वही पुरुष को 450 देता है। नहीं, और कहता है कि पुरुष ज्यादा काम करता है, लेकिन वो क्या कर रहा होता है, इस बात का हनन कर रहा होता है। समान काम के लिए समान वेतन देना है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ठीक है। और यह व्यवस्था अनुच्छेद 39A के तहत है। सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके, 39B के तहत है। अब देखिए, धन का समान वितरण होना चाहिए, अनुच्छेद 39C। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, अनुच्छेद 41। देखिए, आपके लिए 41 के लिए आपका मनरेगा कार्यक्रम है कि सरकार आपको 100 दिन का रोजगार देता है। तो ये सब वास्तव में मौलिक अधिकार होने चाहिए, आपको काम का अधिकार होना चाहिए। अगर सरकार काम नहीं दे पाती है, रोजगार क्रिएट नहीं दे पाती है, कर पाती है, तो बेरोजगारी भत्ता दे, ठीक है। और बड़े बड़े विकसित देश हैं वो बेरोजगारी भत्ता देते, जितना हमारे यहाँ सैलरी नहीं है ग्रुप डी के कर्मचारियों का, उतना वहां पे बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है बेरोजगारों को। जितने यहाँ हम काम करके सैलरी उठाते हैं, उतना रुपया तो विकसित देश अपने लोगों को बेरोजगारी भत्ता देती है। तो सरकार का ये दायित्व बनता है कि आपको रोजगार दे, ठीक है। इसीलिए आपको कुछ हद तक काम करती है, मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार देती है। और उसमें तो मेन रूप से जो है ग्रामीण स्तर पर जो है मिली भगत होता है, मुखिया हो चाहे वार्डर हो, सब मिलजुल के अपना खाता है। काम की न्याय संगत एवं मन वांछित दशाओं एवं प्रसूति सहायता और बंद। अब देखिए, महिलाओं को क्या है कि आपको सहायता किया जाता है, गर्भवती महिलाएं हैं उसके पोषण से संबंधित, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र है, उसमें बहुत सारा फंड आता है कि जो आसपास की महिलाएं हैं उनका क्या है कि जब गर्भावस्था में है तो उसके लिए फंड आता है, ठीक है। उसके बाद जो काम का जो वातावरण होना चाहिए, जैसे अगर मान के चलिए ये कहीं वर्किंग यूनिट है तो शौचालय होना चाहिए, तो दोनों के लिए अलग अलग होना चाहिए, पुरुषों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग, तो वो व्यवस्था होना चाहिए। तो काम भी अगर आप किसी से करवा रहे हैं तो उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, उसके अनुसार क्या करना होगा कि वो दशा आपको क्रिएट करना होगा। कार्यकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, हाँ, न्यूनतम मजदूरी फिक्स है सरकार के तरफ से, 18,000 से कम सैलरी किसी का नहीं होना चाहिए। ग्रुप डी का भी जो सबसे लोएस्ट है उसको भी 18,000 से कम पे आप नहीं रख सकते। टीचर का भी जो 18,000 से कम सैलरी प्राइवेट में आपको रखता है, ठीक है, आपको 5-6 हजार देता है, 7 हजार देता है, लेकिन आपसे साइन करवाएगा वो 18,000 प्लस पे, ठीक है, क्योंकि उसको भी दिखाना पड़ता है आगे, अगर रियल में उसका अगर मान्यता प्राप्त स्कूल है तब, क्योंकि 18,000 से कम पे आप किसी कर्मचारी को नहीं रख सकते हैं। और लोगों की क्या मजबूरी है, और यहाँ 5,000 पे भी लोग खटते हैं, और हम कहते हैं इंडिया ग्रेट हो चुका है। नहीं, तो कहने से नहीं होगा, जब लोगों को काम का अधिकार मिल जाएगा, समाज में जीने का अधिकार मिल जाएगा, जो आपका समाज में जो मतभेद है वो दूर हो जाएगा, तब आप कहिएगा कि इंडिया बहुत आगे हो चुका है। लेकिन जब तक कुप्रथाएं हैं, जब तक बेरोजगारी है, भूखमरी है, कह सकते हैं, तब तक आपका देश अभी महान नहीं हुआ, ठीक है। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना अनुच्छेद 43A के तहत है। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने, लोक स्वास्थ्य सुधार, यही है शराबबंदी, याद रखिएगा। अब आ जाइए उदारवादी या बौद्धिक सिद्धांत क्या, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता अनुच्छेद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, ये इस बार मेंस में भी पूछ सकता है। समान नागरिक संहिता, जैसे आपका 3 तलाक का मुद्दा था, समान नागरिक संहिता के तहत क्या हुआ कि हिंदू मुस्लिम, ठीक है, उसमें भी डाइवोर्स का सिस्टम अब हो गया। पहले क्या था कि वो शरीयत का कोई कानून होता है, उसके तहत जो इस्लाम धर्म को जो मानते हैं उसके तहत 3 तलाक हुआ करता था। 3 बार अगर कोई शराब पी के आ गया घर में, बोल दिया तलाक तलाक तलाक, बोले
घर में जो है कलह मच जाएगा। अब वह जो है बोरिया बिस्तर समेट करके अब उसको जाना पड़ जाता है। तो उनकी मान्यताएं, धार्मिक मान्यताएं हैं, तो उसको समाप्त कर दिया गया। तो समान नागरिक संहिता, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबके लिए अब डाइवोर्स फाइल होगा, वही प्रोसेस। तो इस प्रकार से बहुत सारे मुद्दों को जो है समान नागरिक संहिता के तहत सॉल्व किया गया है। तो एक एग्जाम्पल बता दिया आपको, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों को शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 45 क्या कहता है, ये भी अति महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम के आयु के बालकों की शिक्षा का प्रावधान, जो आपका आंगनवाड़ी केंद्र है ना, वो इसी के तहत है, अनुच्छेद 45 के तहत ही है। बच्चा 3 वर्ष का होता है, आप आंगनवाड़ी में भेज देते हैं, क्योंकि वह 6 वर्ष से कम आयु का है। तो उसके लिए भी बालकों की शिक्षा का प्रावधान डीपीएसपी के पार्ट में किया गया है। अब देखिए, कृषि एवं पशुपालन का संगठन एवं वैज्ञानिक पद्धति अपनाकर उनका विकास अनुच्छेद 48 के तहत, कृषि का जो भी विकास होना चाहिए राज्य में, देश में, तो वो अनुच्छेद 48 के तहत, ये अति महत्वपूर्ण है। VVI का लो, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन, वन्य जीव एवं वनों का क्या करना है, रक्षा करना, अनुच्छेद 48A, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से आपका जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जैव विविधता घट रहा है, तो उसके लिए जब तक हम लोग वन्य जीवों का संरक्षण नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा कि धीरे धीरे जीव जंतु खत्म होंगे, और जीव जंतु जब खत्म होंगे तो धीरे धीरे मानव पे भी संकट आ जाएगा, तरह तरह की बीमारियां आ सकती है। अभी जो इतना सारा जो वायरस ये सब जो आप सुन रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि हमने बहुत सारे जो विषैले जीव जंतु थे, जो पर्यावरण के जो विषाक्त पदार्थ था, टॉक्सिन था, उसको अपना सांस के रूप में ग्रहण कर लेते थे, पचा देते थे। अब वह टॉक्सिक जो आपका विषाक्त वायु है, वो अब मानव लेता है, और आप सुन रहे होंगे कि हार्ट अटैक हो रहा है, तो कोरोना आ रहा है, फिर से रिटर्न हो गया, तो ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो जैव विविधता के कारण भी हो सकता है कि हमने बहुत सारे जीव जंतुओं को क्या कर दिया। अब चीन जैसा देश है कि कुछ भी नहीं छोड़ता है वो लोग, ठीक है, पिल्लू से लेकर के टिड्डा जो होता है उसको लेकर के मेढक, कुत्ता, बिल्ली सबको खाता है। ऐसे ऐसे, अब चमगादड़ को जो खाए, चूहा को खाए, उसको क्या बोल सकते हैं। तो वैसे जो जीव जो आपके जलवायु को नियंत्रित करके रखते हैं, जैव विविधता को बनाए रखते हैं, उस जीव को मार पीट के खा पी कर पचा देता है। तो भारत भी कहता है कि 48A के तहत उसकी रक्षा कीजिए, नहीं तो मानव जीवन ही खतरे में पड़ेगा। ठीक है, मार देते हैं तो आपको केस होता है बहुत जगह, जो रेड सूची में है, वैसे जीव को अगर आप मार देते हैं तो आपको सजा होता है। लेकिन बहुत सारे जीव हैं जिसको आप मार देते हैं तो सजा नहीं होती है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको खुद को बचाने के लिए और आने वाले पीढ़ी को दिखाने के लिए भी इसको रखना चाहिए। अब आने वाला पीढ़ी में अगर मान के चलो बंदर ही नहीं हो, जैसे डायनासोर खत्म हो गया, अभी हमारा जो पीढ़ी है, या हम लोग डायनासोर को देखे नहीं देखे, बहुत सारे जीव को हम लोग नहीं देखे, बस सुनते हैं कहानी में, किताब में, वो खत्म हो चुके हैं, धरती पर है ही। तो कहीं ना कहीं जैव विविधता जरूरी है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण, अनुच्छेद 49, सभी व्यक्तियों का दायित्व है कि जो भी राष्ट्रीय स्मारक हैं, चाहे जो सरकारी संस्थान है, अब ये नहीं कि सरकारी विद्यालय में परीक्षा देने गए, लास्ट दिन क्या हुआ, टेबल कुर्सी तोड़ के चल दिए, नहीं। कई लोग क्या होगा कि मैट्रिक का, इंटर का एग्जाम के लास्ट दिन पूरा कल्ला मचाते हैं, टेबल कुर्सी सब तोड़ करके निकलते हैं। ये नहीं सोचते हैं फिर हमारा जो छोटा भाई होगा या जो हमारा जनरेशन होगा, फिर वही टूटे हुए बेंच पे परीक्षा देगा। तो आपका कर्तव्य बनता है अनुच्छेद 49 के तहत कि आप उस वस्तुओं का संरक्षण दे, और राज्य का भी कर्तव्य है उसको संरक्षित करे। ठीक है, राज्य भी संरक्षण का उपाय करे। जो भी आपका स्मारक है वो केवल राज्य का ही नहीं अंग होता है, भाग होता है, बल्कि वो देश स्तर का। अब यूपी में है आगरा, लेकिन वो पूरे देश को प्रतिनिधित्व करता है ना, तो राष्ट्रीय स्तर का स्मारक हो गया। जैसे हमारे यहाँ बोध गया है, मंदिर है, तो वो सब हमारा क्या है, धरोहर है, उसको बचा के रखेंगे तब तो पर्यटक आएगा। तो वो राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि उस धरोहर को बचा के रखिए। अभी नालंदा खंडर है, हो सकता था आसपास का लोग ईंट छुरा करके लेके चल जाता, घर में लगा देता, घर बना लेता, तो आज लोग वहां नालंदा खंडर देखने जाते नहीं जाते। तो राज्य क्या करता है, वैसे स्थान को संरक्षण देता है। ठीक है, अनुच्छेद 49 के तहत।
अब ये भी बार बार पूछा है कि आपका कार्यपालिका जो है वो न्यायपालिका से बिल्कुल पृथक है, अलग है। कार्यपालिका निर्णय स्वयं लेगी, न्यायपालिका अपना निर्णय स्वयं लेती है। दोनों पृथकीकरण किया गया है, यानी दोनों अलग अलग है, ठीक है। वो एक दूसरे पे दबाव नहीं डाल सकती है। उसके बाद अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा अभिवृद्धि से जुड़ा हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे शांति बनाए रखिए। ये नहीं कि अगर कोई पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी देश है, वहां जाके आप क्राइम कर दीजिए, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा को फॉलो करना है, और आसपास जो भी राज्य है या देश है, तो वहां पे आप क्या करना है कि राज्य का दायित्व बनता है कि शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करे, अनुच्छेद 51 के तहत, ठीक है। तो ये सारे आपके उपबंध हैं, अनुच्छेद है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक है। तो इसमें सबसे ज्यादा पूछेगा 48A पर्यावरण वाला, अनुच्छेद 47 शराबबंदी वाला, क्योंकि ये सब मुद्दा बार बार करंट न्यूज बना रहता है। उसके बाद आपका ये भी कई बार पूछा कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक